नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों, सुनते हैं लेखिका जया जादवानी जी की लिखी कहानी सिर्फ इतनी सी जगह। आज गहरी उमस है, शायद बरसात हो। मैंने रिक्शे से उतरते हुए सोचा, कितने हुए? 20 रुपए। वह अपना पसीना पोंछने लगा। मैंने उसका चेहरा देखा, काला अधेड़ सूखा चेहरा, मृत आंखें, सब कुछ देखकर भी कुछ न दिखती हुई, हाथ पैरों की उभरी हुई नसें, लंबी पुरानी खाकी पैंट और मटमैली शर्ट। मैंने झट से उसे रुपए दिए और सामने वाले पीसीओ बूथ में घुस गई। 5 लोग पहले ही इंतजार कर रहे थे। मैं अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी। कुछ लाइंस नहीं मिल रही थी और उन 5 को निपटते निपटते 1 घंटा लग गया। पहले सोचा कहीं और जाऊं, पर कहाँ। यह 5वां बूथ था जहां मैं आई थी। इसके पहले जो 4 बूथ थे उनमें यहां से ज्यादा भीड़ थी। कहीं और जाते जाते आधा घंटा और बीत जाएगा। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे उस दिन के सारे अखबार पढ़ डाले, अपनी बारी आने तक। मेरी बारी आई और मैं फौरन केबिन में घुस गई। नंबर मिलाया और पूछा। उधर से जवाब आया, साहब तो बाथरूम में हैं जी। कितना वक्त लगेगा? मेरा दिल बैठने लगा। जल्दी आएंगे जी। थैंक्स। मैंने रिसीवर रख दिया। 15 मिनट बाद फिर फोन मिलाया। साहब तो अभी निकले नहीं हैं जी। मैंने ठंडी सांस भरते हुए रिसीवर रख दिया। उमस बढ़ती जा रही है। छोटा सा पीसीओ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ। पंखा फर्र फर्र की आवाज के साथ चल रहा है। मैं कांच के दरवाजे से बाहर देखती हूँ। आते जाते लोग पैदल वाहनों पर। ये हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ढूंढने जाते होंगे। कोई अंदर आता है या बाहर जाता है तो दरवाजा खुलते ही बाहर का शोर अंदर आ घुसता है। पहले जोर से, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ कोनों में जा धंसता है। मैं उस शोर को तटस्थ निगाहों से देख रही हूँ। अंदर इतनी जगह नहीं है कि कोई दूसरा समा सके। 15 मिनट बाद फिर फोन मिलाती हूँ। साहब तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जी। बताया नहीं मेरा फोन था। मैं खींच उठती हूँ। आपने नाम तो बताया नहीं था जी, नंबर भी नहीं था। कहना ब्रेकफास्ट के बाद फोन के पास बैठे। अच्छा जी। मैं रिसीवर पटक देती हूँ। मैंने पहली बार मेज के पीछे बैठी उस लड़की का चेहरा देखा जो लोगों को नंबर मिलाकर दे रही है। सांवला दुबला सा चेहरा, रूखे अस्त व्यस्त बाल। वह अपनी पतली पतली उंगलियों से मशीनी ढंग से नंबर घुमा रही है। सारी उम्र नंबर मिलाते रहो, वह कभी नहीं मिलता जिससे हम मिलना चाहते हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए सोचा, उसने मेरे लिए पानी मंगवाया और सहृदयता से मुस्काई। उसके जवाब में मैं भी वैसी ही मुस्कान देना चाहती थी, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय सूखे छिलकों के। मैंने उसकी तरफ से दृष्टि फेर ली और दीवार पर बनी तस्वीर देखने लगी। खूबसूरत तस्वीर। एक छोटे से खूबसूरत घर के सामने बगीचे में 2 कुर्सियों पर बैठे एक लड़का और एक लड़की, और उनके चारों ओर फूलों के घेरे, वृक्षों के घेरे, और उन पर हल्के हल्के गिर रही ओस। ये आंसू यूं ही अनंत काल तक गिरती रहें तो भी ये दोनों इसमें दबेंगे नहीं। यूं तो एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे की चाहत में डूबे मुस्कुराते रहेंगे। एक दूसरे को देखकर मैंने सोचना चाहा, पर सोच आगे नहीं बढ़ पाई। शायद वहां कुछ और भी था। मैंने अपने आप को सिकोड़ा और तस्वीर के अंदर आ गई। अंदर सब कुछ फ्रिज था। घर जैसे जमीन पर पड़ा हुआ था। उसमें कुछ भी नहीं था। न लालसा, न कामना, न चाहना, कुछ भी नहीं। न फूलों से महक थी, न चिड़ियों से चहक। मुर्दा कुर्सियों पर बैठे 2 मुर्दा जिस्म। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। मैं वापस आ गई। लड़की मेरी तरफ देखे जा रही है। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास पिया और बिना कैबिन में गए वहीं से नंबर मिलाने लगी। साहब तो ऑफिस चले गए जी। उधर से जवाब मिला। तुमने कहा नहीं? मैं चिल्लाई दबी आवाज में। कहा था जी, कहने लगे जल्दी है, वहीं फोन कर लें आप। अगर मेरे हाथ में उसका गला होता मैं जरूर दबा देती। रिसीवर उसी अंदाज में मैंने पटका और निढाल कुर्सी पर बैठ गई। मैंने गहरी उत्तेजना से कांपते अपने हाथ देखे। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ रेखाएं जो कहीं नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। उसे पता है मेरा ही फोन है, फिर रुक नहीं सकता था थोड़ी देर। यहां से वहां तक फैला हुआ उसका कारोबार, और उस सब के बीच अपनी जगह ढूंढती मैं। बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की रिमझिम। लोग इधर उधर भाग रहे हैं।
इसके पहले कि बारिश तेज हो, वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहते हैं। एक अजीब सी भागम भाग व्याप्त हो गई। कुछ लोग पीसीओ में घुस आए हैं, हल्के भीगे हुए, फोन मिलाने की छिली सी उत्सुकता लिए। कुछ लोगों को लाइन नहीं मिलती और वे दीवार से लगकर खड़े हो गए हैं। उनकी आंखों की रेंगती हुई उत्सुकता मरी हुई छिपकली की तरह उलट गई है, जो उस रोशनी में हल्के हल्के चमक रही है। एक लड़की फोन पर किससे बातें कर रही है, बड़ी तसल्ली से। हंसते हुए उसकी हंसी के टुकड़े बरसाती मेढक से उस छोटे से कमरे में इधर उधर फुदकते हैं, और ज्यों ही कोई कांच का दरवाजा खोलता है, वे बाहर पानी में भीग जाते हैं। लोग इधर उधर देखने का बहाना करते हुए उसकी बातें सुन रहे हैं। वह इस दुनिया में खड़ी है, उस दुनिया से जुड़ी हुई। मेरी दुनिया ये नहीं है जहां मैं खड़ी हूं। हम हमेशा उस छोटे से रास्ते पर मिलते हैं जो दो दुनियाओं को अलग करता है। आज वह रास्ता भी नहीं मिल रहा। वह चली गई है। उसकी हंसी की स्मृति अभी भी बूथ की दीवारों से चिपकी हुई है। बहुत जल्द यह सूख कर मर जाएगी और कोई उसे बुहार कर बाहर फेंक देगा। मैं कांच के दरवाजे से बाहर देखती हुई नंबर मिला रही हूँ। बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। कांच के दरवाजे पर बूंदें नहीं गिर रही, पानी की धार गिर रही है। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी या कभी कोई रिक्शा वाला भागता हुआ दिख जाता है। अपने आप को हर संभव उस बारिश से बचाते हुए नंबर मिल गया है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। गला रुंध रहा है, अंदर कुछ वेग से बाहर आना चाहता है। मैं बरसना चाहती हूँ। इतने रोड़े हैं कि मुझे बहने नहीं दे रहे। साहब तो मीटिंग में गए हैं जी, वह मुझे पहचान कर कहता है। कितनी देर में आएंगे? मैं अटकते हुए पूछती हूँ। कह नहीं सकता जी, आप थोड़ी देर बाद फोन कर लें। दूसरी दुनिया की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है। पानी और तेज हो गया है। सड़क पर पानी ही पानी है। उस पर कागज और फटे दोनों के टुकड़े, आइसक्रीम के कप, इस्तेमाल की जा चुकी चीजें तैर रही हैं, जिन्हें इकट्ठा करने की कोई फिक्र नहीं करता। कांच के दरवाजे से एक कीड़ा अंदर आ गया है। उसे पनाह चाहिए, बारिश से, खुद पर से, गुजरते लोगों से। लंच टाइम हो गया। पूरा कमरा खाली हो गया। सिर्फ मैं बैठी हूँ और वह लड़की न जाने मुझसे क्या कहती है। मैं खाली आंखों से उसकी तरफ देखती हूँ। वह मेरे लिए पानी लाती है और फिर देकर कुछ कहती हुई वापस चली जाती है। मैं उसके होठों का कांपना और फिर बाहर जाना देखती हूँ। यह अंदर जाकर झूले में रखा अपना टिफिन ले आती है और मुझे दिखाती हुई फिर कुछ बढ़ती है। मेरे होठ कृतज्ञता और शर्म से फैल जाते हैं और मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। वह लपक कर मेरे पास आती है, बाहर पानी दिखाते हुए कुछ कहती है और कुर्सी पर बैठा देती है, फिर वापस चली जाती है। कांच का दरवाज़ा खुलता है और एकाएक एक अंदर आते आदमी के ऊपर से एक चिड़िया एक भीगी हुई चोच में तिनका दबाए अंदर घुसती है और सीधी ऊपर बल्ब पर जा बैठती है। मैं उसे देखती हूँ, घबराई हुई, पर चोट से तिनका नहीं गिरता छोड़ रही। कहाँ से आई है मटक कर? आसपास तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा है। वह अपने पंख झटकाती है। गीले पंख लेकर कहाँ जाएगी? रुक जाए जरा सी देर, ताकत बटोर ले अगली उड़ान के लिए, फिर उड़ ही जाएगी। बाहर एक मौसम इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह जाएगी और वह उसे थाम लेगा। कोई चीज मेरे अंदर से निकलकर बाहर बारिश में गिला गई। अब वह गीले कागज सी बहती जाएगी दूर तक, सबसे बेवास्ता, सबके लिए बेकार। पानी का वेग एकदम से कम हो गया है, लगभग न के बराबर। बस छतों पर रुका हुआ पानी अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा है। सड़क धुलकर साफ हो गई है। फालतू चीजें बहकर दूर चली गई है। सब बह जाए तो कैसा लगता है, एकदम साफ और नंगा। वह अपनी बरसाती उतार कर लड़की से कुछ बात कर रहा है। मैंने कैबिन में घुसकर आखिरी बार नंबर मिलाया, यह जानते हुए कि लंच टाइम हो गया है और अब कोई मतलब नहीं है। कैबिन संकरा था। वहां मुश्किल से एक आदमी के खड़े हो पाने की जगह थी, इतनी सी जगह कि किसी के अंदर हम सिर्फ खड़े हो सके। सिर्फ इतनी सी बात, और हम सारी उम्र मारे मारे फिरते हैं। उन सड़कों पर बरसों आवारागर्दी करते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाती, वापस उसी जगह पर छोड़ देती है। हम तुरंत दूसरी सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। शायद यही सही हो। उधर से पूछने पर कहा गया, हाँ जी बैठे हैं, अभी देता हूँ। मैंने रिसीवर नीचे रख दिया। मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके जरिए मैं उस तक पहुंच सकती। जितनी भरी हुई मैं आई थी, उतनी ही खाली अब लौटने को तैयार हूँ। मैंने बिल देखकर पैसे मेज पर रखे और बाहर की ओर बढ़ी।
दरवाजे के अंदर आ रहा वह कीड़ा जाने कब किसके पैरों की भेंट चढ़ चुका है और दरवाजे पर उल्टा पड़ा है, किसी मृत सपने की लाश की तरह। मैंने उसकी एक टांग से पकड़कर उठाया और बाहर बह रहे नाले में फेंक दिया। मैं फिर खाली सड़क पर चलने लगी हूँ। अभी आप सुन रहे थे लेखिका जया जादवानी जी की लिखी कहानी सिर्फ इतनी सी जगह।